तो हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग टॉप 10 PYQ की सीरीज लेके आ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 PYQ कराऊंगा, नेक्स्ट में 10, नेक्स्ट में 10, ऐसे करके अपन करते जाएंगे। जितने मैक्सिमम वीडियो अपने बन सकते हैं उतने बना देंगे। तो सारे के सारे PYQ जो हैं अपन कवर कर लेंगे लास्ट 10 ईयर्स के। तो अभी जो पहला वीडियो उसके अंदर देखिए अपन लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। मैं हूं मिस्टर लोकेश टिलवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर। अब देखिए आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता देता हूँ, जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊँ पढ़ूँ, उसके बाद आप वीडियो पॉज करना, सोचना इसका आंसर क्या है, कॉपी में लिख लेना। उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि वो इसका आंसर क्यों है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके पहले उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, ये आपको बताना है। तो आपको इन सब के अंदर बताना है कि NCERT पहले आया, NAAC पहले आया, NIRF पहले, AICT पहले आया, UGC पहले आया, कौन सा पहले आया। तो जो सबसे पहले आया और जो सबसे बाद में आया, ये आपको ऐसे लाइन टू लाइन बताने कि पहले ये आया, दूसरे पे ये आया, तीसरे पे ये आया, चौथे पे ये आया, पांचवे पे ये आया, ऐसे करके आपको बताना है। तो आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या है। ये इसके ऑप्शंस गिवन है। अब देखिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ। देखिए करेक्ट आंसर इसका आ रहा है थर्ड करेक्ट आंसर क्यों है, देखिए यहाँ पर थर्ड आंसर क्या है, ये वाला DEABC। मतलब सबसे पहले AICT आया है, उसके बाद UGC आया है, उसके बाद NCERT आया है, उसके बाद NAAC आया है, उसके बाद NIRF आया है। कैसे आया है जी, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, AICT वॉज सेटअप फर्स्ट स्टार्टेड इन 1945। AICT कब आया था, 1945 में। UGC केम नेक्स्ट इस्टेब्लिश इन 1956। UGC कब आया था, 1956 में। NCERT वॉज इस्टेब्लिश लेटर 1961। 1961 में कौन आया, NCERT। उसके बाद NAAC कब आया है, सेटअप हुआ है 1994 में। NIRF इज द लेटेस्ट लॉन्च इन 2015। नेशनल इंस्टीट्यूट किसका, रैंकिंग के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क क्यों आया, 2015 में आया। रैंकिंग देता है ना कॉलेजेस को, आपको पता होगा। अब देखिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले तो ये समझना है मैगजिम्स क्या होते हैं। देखिए मैगजिम्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा। मैगजिम्स का मतलब है, मैंने पढ़ाया भी था, मेरे वीडियोस में भी देख सकते हो। मैगजिम्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। किस चीज़ के प्रिंसिपल्स, टीचिंग अपन करते हैं, अपन सबको टीचर बनना है, टीचिंग करते हैं। टीचिंग कराने के कुछ प्रिंसिपल, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून होते हैं। वो जो कायदे कानून है वो लिस्ट होती है लंबी सारी, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कौन सी होती है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन से मैगजिम्स हैं। तो आपको चूज़ क्या करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। आपको मैगजिम्स ऑफ टीचिंग बताने हैं, इसमें कौन से मैगजिम्स हैं और कौन से नहीं हैं, ये आपको बताना है। तो अब आप वीडियो पॉज करें और बताएं। अब देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या है इसका, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ कि मैगजिम्स के अंदर क्या क्या आता है। मैगजिम्स आर द एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए पहले एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। करेक्ट आंसर इसका 4 है। 4 करेक्ट आंसर कैसे है, यहाँ देखिए 4 मतलब ACD, ये रहा A, ये रहा C, ये रहा D। लो IQ, हाई IQ और रूरल और अर्बन इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए गए हैं। याद रखिएगा, रूरल एंड अर्बन करके कोई मैगजिम नहीं होता, हाई IQ लो IQ करके कोई मैगजिम नहीं होता, ऐसे नाम के कोई मैगजिम्स नहीं हैं। मैगजिम्स का मतलब होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल विच आर टू बी फॉलोड फॉर टीचिंग। मैगजिम्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये होते हैं मैगजिम्स सारे, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, एनालाइज टू सिंथेसाइज, होल टू पार्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एम्पेरिकल टू रैशनल, आइडेंटिफाइड टू डेफिनाइट, इनडेफिनाइट टू डिफिनाइट, नियर टू फार, इजी टू डिफिकल्ट। ये सारे क्या है, हमारे मैगजिम्स ऑफ टीचिंग है, प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम मैक्सिमम लर्निंग को अटेन कर सकते हैं एज अ टीचर। तो आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए मैं ये पढ़ भी देता हूँ। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग इंक्लूड मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आता है, एनालाइज टू सिंथेसाइज आता है, लेकिन रूरल टू अर्बन एंड लो IQ और टू हाई IQ आर नॉट एक्सेप्टेड। देखो क्या लिखा है, क्लियर लिखा है ना,
आर नॉट एक्सेप्टेड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इसको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में आता ही नहीं है। ये रहा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग सारे लिख दिए हैं। इसके अंदर कहीं भी आपको लो आईक्यू हाई आईक्यू कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? रूरल टू अर्बन कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, क्योंकि आते ही नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन, अनदर इज लेबल एज रीजन। असर्शन क्या है, रीजन क्या है, इसको अपन को समझना है। असर्शन का मतलब मैं क्वेश्चन एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ और उस स्टेटमेंट का जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरा रीजन है। ठीक है, अब देखिए, द यूजीसी मेड अ कोर्स ऑन रिसर्च पब्लिकेशन एथिक कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट परसुइंग पीएचडी। जो लोग भी पीएचडी मेरी यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, यूजीसी ने नियम लगाया। क्या नियम बनाया? कि रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स का सब्जेक्ट आपको उनको पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, एज दे ऑल आर पोटेंशियल कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर्स, क्योंकि वो सारे के सारे लोग आगे जाके किसी ना किसी के गाइड बनेंगे, किसी के टीचर बनेंगे, तो इनको रिसर्च के बारे में, रिसर्च के एथिक्स के बारे में, पब्लिकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यूजीसी सही कह रही है। रीज़न क्या है? अ टीचर मस्ट हैव एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च एथिक्स टू टीच हाउ टू प्रोड्यूस नॉलेज एथिकली। मतलब अगर वो जो बच्चे हैं जो वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाएंगे, वो जो टीचर्स हैं, वो उनको अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मस्ट हैव अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च एथिक्स टू टीच हाउ टू प्रोड्यूस नॉलेज एथिकली, कि आप एथिकली नॉलेज प्रोड्यूस कैसे करेंगे वो आपको निकालना आना चाहिए और वो आपको सिखाना आना चाहिए। तो सही बात है, रिसर्च में एथिक्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च ऑथेंटिक तभी तो मानी जाएगी जब उसके अंदर एथिक्स होंगे। तो अब इसके अंदर अपन क्या करें? इसका आंसर क्या है? तो आंसर क्लियर अपन को पता पड़ रहा है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये कैसे हुआ कि असर्शन क्या बोल रहा है? रिसर्च पब्लिकेशन जरूरी है किन के लिए? पीएचडी वाले स्टूडेंट के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। वही लोग जाके आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, टीचर बनेंगे, और वही लोग क्या करेंगे? आगे जाके रिसर्च एथिक्स सिखाएंगे। जब मेरे खुद के अंदर एथिक्स नहीं है तो मैं आपको रिसर्च एथिक्स कैसे सिखाऊंगा? ये चीज़ तो समझो। तो मतलब ये असर्शन रीजन दोनों ही क्या है? एकदम सही है, अप्रोप्रिएट है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ डाल रखी है। करेक्ट आंसर 1 है, अपन ने कर ही दिया। इसको पढ़ने की मुझे नहीं लगता अभी आवश्यकता है अपन को, तो अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए मैं आपको पर्पसेस बताऊंगा और उसके एक्ट बताऊंगा। ठीक है, पर्पसेस क्या है? देखिए, टू फॉर्म फर्म बिलीफ इन अ स्टूडेंट। तो फर्म बिलीफ की जब भी बात आती है तो वो होता है इंडोक्ट्राइनेशन। इंडोक्ट्राइनेशन का मीनिंग होता है किसी के अंदर, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ के लिए, विचार के लिए फर्म बिलीफ बना देना, वो होता है इंडोक्ट्राइनेशन। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया भी था, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट। अब टू शेप देयर बिहेवियर एंड कंडक्ट किसके अंदर आएगा? ये आएगा ट्रेनिंग के अंदर। किसके अंदर आएगा? ट्रेनिंग के अंदर। किसी के बिहेवियर में, कंडक्ट में अगर मुझे चेंज करना है, आर्मी में क्या होती है? ट्रेनिंग होती है ना, सीधे खड़े रहो, सावधानी में खड़ी रहो, ऐसे करके बोलते हैं ना। तो ऐसे मतलब क्या है? वो डिसिप्लिन में रखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? बिहेवियर एंड कंडक्ट को शेप करने का काम वहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए, टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल्स। लर्निंग स्किल्स किसके अंदर डालोगे आप? वो डालोगे कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी काम को इतनी बार रिपीट कराओ कि वो उसकी आदत पड़ जाए। कंडीशनिंग क्या होती है? जैसे आप सोचो कि आप है ना, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें रात को आप खाते ही खाते हो, आपको आदत है। कई लोगों को आदत है रात को किसी भी मील के बाद वो चाय पियेंगे। कोई भी मील खाएंगे चाय पी लेंगे, कोई भी मील खाएंगे चाय पी लेंगे। उनको मील कंप्लीट ही तब लगती है जब वो चाय पी लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, उसके दिमाग में बात बैठ चुकी है कि मेरे को आदत पड़ चुकी है। आदत का मतलब किसी पर्टिकुलर एक्ट को रिपीटेडली बार बार जब हम करते हैं तो वो हमारी आदत, कंडीशनिंग बन जाती है। तो टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल को बढ़ाने के लिए टीचर को भी क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार एक ही चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, तब वो याद उसको होगी, समझ में आएगी। वो होती है कंडीशनिंग। अब देखिए, टू कमांड विथ नॉलेज। कमांड जब भी आती है, कमांड का मतलब ही होता है इंस्ट्रक्शन। कमांड का मतलब ही क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। टू कमांड विथ नॉलेज इज कंसिडर्ड इन इंस्ट्रक्शन। तो अब आप बताइए आंसर क्या रहेगा? तो मेरे हिसाब से आंसर जाएगा 3rd। आंसर 3rd है। और ये तो बहुत
ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा। आंसर थर्ड ये रहा, ठीक है, ये अपना आंसर बन जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन जी पढ़ लेते हैं। करेक्ट आंसर थर्ड है, हमने भी यही निकाला। कोई दिक्कत हमें नहीं आई, कोई दिक्कत हो कमेंट कर लेना, पूछ लेना, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। कोर्स चाहिए, कोर्स की डिटेल चाहिए, कांटेक्ट कर लेना, कांटेक्ट करके आराम से बात कर सकते हो। कोर्स का क्या है वो बता देंगे। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। इंडोक्ट्राइन एम द इंडोक्ट्राइनेशन इज टू क्रिएटिंग फिक्स बिलीफ। मैंने क्या बोला, किसी भी चीज़ का फिक्स बिलीव करना इंडोक्ट्राइनेशन। याद रख लेना, अभी दिमाग में घुसा हुआ आएगा, फिर क्वेश्चन बहुत बार आया है। ट्रेनिंग इज यूज व्हेन वी वांट टू डेवलप डिजायर हैबिट कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस थ्रू प्रैक्टिस। किसी चीज़ में डिज़ायर हैबिट कंडक्ट परफॉर्मेंस, इसको डेवलप करने का काम कौन करता है जी, ट्रेनिंग करती है। कंडीशनिंग इज लर्निंग प्रोसेस। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रीइंफोर्समेंट एंड रिपीटेड एसोसिएशन। बार बार आप क्या कर रहे हो, किसी काम को करवाते हो तो वो क्या हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है। इंस्ट्रक्शन मीन्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, कमांड। इट इज़ द डायरेक्ट एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज टू इनेबल अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, स्मार्ट क्लासरूम इज स्मार्ट क्लासरूम किसको बोलते हैं? टीचर सेंटर क्लासरूम को, आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम को, फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड क्लासरूम को, या लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम को किसको बोला जाएगा? तो अब आपको इसका आंसर देना है, सोचिए क्या होगा, मैं बता देता हूँ। स्मार्ट क्लासरूम इज अ आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम। क्या होता है? आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम में क्या होता है? स्मार्ट क्लासरूम किसको बोलते हैं? स्मार्ट क्लासरूम जहाँ पर बोर्ड होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा और प्रोजेक्टर होगा, आईसीटी टूल्स होंगे। इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम, या दूसरा नाम इसका होता है स्मार्ट क्लासरूम। याद रहेगा क्या? फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड क्लासरूम ये नहीं है। फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड क्या होता है ये पढ़ाया था मैंने, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो आप वीडियो देख लेना, पता पड़ जाएगा। फ्लिप्ड एंड ब्लेंडेड क्या होता है? देखो, फ्लिप्ड का मतलब क्या होता है? फ्लिप्ड का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ऑनलाइन पढ़ना। क्या होता है? ऑनलाइन प्लस नोट्स। अब मेरी बात सुनो, आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स लेते हो, मेरे से पढ़ लेते हो, ये किसके अंदर आएगा? फ्लिप्ड क्लासरूम। क्लासरूम फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया मतलब भाई अभी तो अपन ट्रेडिशनली पढ़ रहे थे, क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, सडनली आप ऑनलाइन में आ गए, तो ऑनलाइन में आपने आके उसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया कंडीशनिंग को, तो फ्लिप्ड कर दिया। और नोट्स का मतलब क्या हुआ कि जब आपने मुझसे ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया लेकिन आपने मेरे नोट्स ले लिए और नोट्स लेके पढ़ लिया, तो वो क्या आएगा? फ्लिप्ड क्लासरूम के अंदर आएगा। उसके बाद अपना आता है ब्लेंडेड। ब्लेंडेड क्या होता है जी? ब्लेंडेड का मतलब होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बोथ, ये दोनों ही बोथ। जब आप दोनों से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी आपने किससे कोर्स ले रखा है, ऑफलाइन भी आप पढ़ते हैं, तो किसके अंदर कंसीडर होता है? फ्लिप्ड के अंदर। तो स्मार्ट क्लासरूम में तो ये आएगा नहीं। टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक नीचे लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट ऑप्शन टीचर सेंट्रिक, दूसरा लर्नर सेंट्रिक। भैया ये क्लासरूम थोड़ा होती है। टीचर सेंट्रिक लर्नर सेंट्रिक तो अप्रोचेस है कि टीचर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि मेरी चलेगी क्लास में, मैं टीचर हूँ, मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। जैसे मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं बोलूँगा, तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं, मेरी चलेगी। ऑटोक्रेटिक टीचिंग होती है, वो क्या होती है? टीचर सेंट्रिक अप्रोच। लर्नर सेंट्रिक, जहाँ पे लर्नर की सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उसकी बात को समझ करके पढ़ाया जाएगा, वो होता है लर्नर सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो ये तो अप्रोचेस है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, फ्लिप्ड एंड ब्लेंड हो नहीं सकता। बचा क्या? आईसीटी सपोर्टेड क्लासरूम। इसकी यदि मैंने व्याख्या भी पूरी दे रखी है, आप इसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने समझा दिया है। करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, अपन ने बात कर ली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस एज दे आर इंट्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ द स्टूडेंट। क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस एज दे आर इंट्रोड्यूस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एज ऑफ द स्टूडेंट। मान लो एक बच्चा है, फिर वो जैसे प्राइमरी, प्री प्राइमरी ऐसे पढ़ रहा है, फिर वो 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं ऐसे आया, 7वीं तक आया, 8वीं तक आया, फिर 10वीं तक आया,
फिर वो 11वीं 12वीं या यूनिवर्सिटी लेवल पे गया, तो वो बढ़ता रहेगा ना बच्चा। अब जब वो बच्चा बढ़ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, तो टीचिंग के जो मेथड्स है वो भी चेंज होते जाएंगे, हर लेवल पे अलग होते हैं। तो आप कौन से लेवल पे कौन सा टीचिंग का मेथड यूज़ करोगे, ये बोल रहा है कि इसको चूज़ करके बताओ कि इसका जो सीक्वेंस है कौन सा सही है। ये 4 मेथड आपको दे रखे हैं इन्होंने, कौन सा मेथड किस जगह पे यूज़ करना सही है। तो इसमें आपको सीक्वेंस ऐसे लेना है, सबसे छोटे बच्चे पे कौन सा लोगे और सबसे बड़े बच्चे पे कौन सा लोगे, इसको आपको लेके जाना है। छोटे से बड़ा 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 ऐसे करके करना है आपको। तो अब इसको करेक्ट सीक्वेंस को समझाने के लिए अपन यहाँ आते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो आप चूज़ करोगे वो था टीम टीचिंग। आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, और प्राइमरी स्कूल में उनको क्या पढ़ाया जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर एक साथ एक क्लास में होते हैं, और कुछ बच्चों को कविता सिखा रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिंग करके सिखा रहे होते हैं। वो वाह टमाटर बड़े मज़ेदार वाला आपने वीडियो देखा होगा, सबने देखा है वो। तो ऐसे करके बच्चों को सिखा रहे होते हैं, 2-2 3-3 टीचर खड़े होते हैं, उनको डांस करके दिखाते हैं, उनको पोएम याद करवाते हैं। तो ऐसे करते हैं वो क्या है, कॉमन एट एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल लेवल। एलिमेंट्री लेवल 5वीं के नीचे तक के लेवल पर काम होता है। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यूज मोर इन सेकेंडरी स्टेज। 10वीं तक यूज़ किया जाता है टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ाई थी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिलेटेड, अफेक्टिव मतलब इमोशन से रिलेटेड, साइकोमोटर मतलब टेक्निकल स्किल से रिलेटेड। ये सब किसके अंदर आता है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यूज़ किए जाते हैं सेकेंडरी स्टेज पे या 10th के आसपास। इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, अप्लाइड मेनली इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, 11th 12th में यूज़ किए जाएंगे। फिर पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये कहाँ यूज़ किए जाएंगे, ये किए जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। यूनिवर्सिटी लेवल पे पर्सनलाइज क्यों यूज़ करेंगे यार, पर्सनलाइज इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि बच्चा अब अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम में करियर में आ चुका है। मतलब जब मैं मान लो 12th पास किया साइंस से, और मैं यूनिवर्सिटी में गया और यूनिवर्सिटी में जाके बोल रहा हूँ मैं तो प्योर साइंसेस पढ़नी है, मैं तो वो लेबोरेटरी वाला आदमी बनना चाहता हूँ भैया, लैब वाला आदमी बनना है मेरे को। तो अब पर्सनलाइज होगा ना। पर्सनलाइज मतलब कैसे, अब उसको जो टीचर पढ़ाएगा वो कौन सा आदमी होगा, लैब वाला होगा। कॉमर्स वाला थोड़ा ना पढ़ाएगा उसको, आर्ट्स वाला थोड़ा ना पढ़ाएगा उसको। तो जो बंदा उसको पढ़ाएगा वो पर्सनलाइज उसके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, इसलिए उसको पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड आंसर कहाँ है जी, एक सेकेंड, ये मेरे को इसको सही करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए सेकंड आंसर कहाँ है, इसका सेकंड आंसर है ये BADC। इसको फॉलो करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। तभी मैं 10 PYQ की सीरीज़ लाया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। यानी देखो 10 PYQ क्या है, वीडियो छोटा बनता है, देखने में मज़ा आता है। 10-10 PYQ करके आपके 50-60 हो जाएंगे, 50-60-100-70 जितने बनाएंगे अपन, 100 के आसपास बन जाएंगे, तो इतने हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन इतना नहीं यानी बड़ा वीडियो बनाते 50 PYQ का एक साथ, तो फिर क्या बच्चे का इतना कंसंट्रेशन नहीं बैठ पाता, इतनी देर वो नहीं बैठ पाता, और उसको टास्क कंप्लीशन की फीलिंग जो है वो नहीं आती। तो ये इसके लिए हमने 10-10 PYQ करके चालू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, टीचिंग में कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, टीचिंग की कुछ टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो है चीज़ें दे रखी है, कौन सी टेक्नोलॉजी किसके साथ बैठती है, कहाँ काम करती है, इसकी डेफिनेशन है बेसिकली। तो आपको इसको सेलेक्ट करके बताना है कि किस चीज़ में क्या चीज़ काम आएगी। तो सबसे पहले देखिए, इसको समझाने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो पहली चीज़ बोल रहा है गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीड ऑफ नेशन, ये उसने वहाँ बोला। फिर बोला फीडबैक इज ऑब्टेन एट लोकल लेवल, फिर बोला टीम टीचिंग, फिर बोला टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट। 4 चीज़ें बोली है। कहाँ पर 4 चीज़ें बोली है, देख लीजिए क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इधर ये 4 चीज़ें बोली है, ठीक है। इन 4 चीज़ों को लिख लिया अपन ने। अब इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी जाएगी उसको समझाते हैं। गोल्स आर डिसाइडेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड ऑफ नेशन। देखो एक बात बताओ, अपने नेशनल लेवल पे कोई नीड होती है, नीड होगी कि भैया हमको पर्टिकुलर AI पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा चाहिए,
ठीक है, आज की तारीख में एआई पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा चाहिए। तो हम करिकुलम जो हम डिसाइड कर रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं करिकुलम बना रहे हैं, वो क्या चीज़ बनाएंगे, वो करिकुलम में एआई को डाल देंगे। हर क्लास में एआई के कुछ फीचर्स को, एआई के कुछ सब्जेक्ट्स को डाल देंगे और पढ़ा देंगे। ठीक है, यही करेंगे। अब देखिए, दिस रेफर टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया ना कि एजुकेशन में डाला जा रहा है, विच इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेट नेशनल गोल एंड करिकुलम प्लानिंग, दोनों को इंटीग्रेट करता है। तो देखिए, फीडबैक इज ऑब्टेन एट लोकल लेवल का मतलब क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी विच फोकस ऑन क्लासरूम लेवल प्रोसेस एंड फीडबैक लूप्स। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक बच्चे हैं बहुत सारे, ये पढ़ रहे हैं, इनका एक क्लास टीचर होता है। ये क्लास टीचर क्या करेगा, सारे टीचर से फीडबैक लेगा कि ये भैया ये पर्टिकुलर बच्चा है, इसका फीडबैक बताओ। तो उसने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करके इसने प्रिंसिपल्स को या पेरेंट्स को बताया। तो ये क्या चीज़ कर रहा है, फीडबैक ले रहा है एट लोकल लेवल। ये किस चीज़ के अंदर आता है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर काउंट होता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, टीम टीचिंग कब काम आता है। टीम टीचिंग अ मॉडर्न अप्रोच वेयर मल्टीपल टीचर कोलैबोरेटिवली प्लान एंड टीच सिंस इट फॉल्स अंडर द मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। टीम टीचिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, टीम टीचिंग का मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी से मतलब है, मतलब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा टीचर आके पढ़ाते हैं। देखिए, ये मॉडर्न क्यों बोलते हैं इसको, पुराने ज़माने में आपने कभी सुना था क्या कि 2 या 2 से ज़्यादा टीचर एक क्लासरूम में आके छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसा पहले कभी नहीं होता था। ये मॉडर्न टीचिंग टेक्नोलॉजी में लाया गया है। टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क फॉर ऑल स्टूडेंट। अब टाइम एक फिक्स डिसाइड कर दे। अब एक बात बताओ, मैं 100 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चों को एक टास्क दूँ, 100 बच्चों को एक टास्क दूँ, एक काम दूँ, और सबके लिए सेम टाइम रख दूँ, तो क्या ये सही होगा क्या? सबके लिए सेम टाइम रख दूँ तो क्या ये सही होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सबका करने का उसको तरीका अलग होगा, सबको टाइम अलग लग सकता है। किसी को टाइम ज़्यादा चाहिए, कोई स्लो प्रोसेस करता है दिमाग में चीज़ें, कोई फास्ट प्रोसेस करता है। सबकी बातें, सबकी चीज़ें अलग है। तो दिस इज़ अ टिपिकल फेलियर ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी वेयर अ फिक्स पेस इज़ मेंटेन फॉर ऑल लर्नर्स। मतलब ये क्या है, एक फेलियर है। किसके लिए? तो ये किसके अंदर काउंट होता है, ट्रेडिशनली यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर सारे बच्चों को सेम अलाइक मतलब सिमिलर मान के काम किया जाता था, पर्सनलाइज लर्निंग नहीं दी जाती थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन स्टूडेंट इनकाउंटर डिफिकल्टी इन क्लास द टीचर शुड नॉट। जब स्टूडेंट को क्लास में डिफिकल्टी आ रही है समझने में, उसको उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पा रहा, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो ये नहीं करना चाहिए, एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम ऑफ फेलियर। मतलब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मैंने आपको आंसर बता दिया है, पहला सुन लो पहले। गिव फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटी टू देम टू रिस्पॉन्ड इन द क्लासरूम, कि भैया तू बार बार जवाब दे क्लास में, उसको एक्टिवली इंगेज करना। तो ये तो बढ़िया है, वो तो सीखेगा इससे। उसके बाद रिड्यूस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। उसको टास्क अगर ज़्यादा लग रहा है तो जैसे उसका टास्क कम कर दो। उसको एक चैप्टर याद करने में दिक्कत होती है तो मैं उसको कहा भाई बेटा एक पैराग्राफ याद करके आ जाना, तो ये तो सही है, धीरे धीरे करके वो सीख जाएगा। टीच सम यूजफुल लर्निंग स्ट्रेटजीज, फोर्थ ऑप्शन। तो अगर हम उसको कोई लर्निंग स्ट्रेटजी सिखाएं, बेटा ऐसे पढ़ देख जल्दी याद होगा, ये कर ऐसे जल्दी याद होगा, तो ये तो बढ़िया है ना। तो इसमें तो ये तो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम ऑफ फेलियर, मतलब उसको ये बोलना बेटा अगर तू नहीं पढ़ेगा फ्यूचर में बर्बाद हो जाएगा। तेरी मम्मी मिली थी मेरे को सब्जी मार्केट में, उसने मुझे बोला था कि मेरा बेटा तो सीए बनेगा। मैंने कहा सीए क्या बनेगा, ये खोते का पुत्र तो पढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा हमको उधर नहीं बोलना है। हमको क्या बोलना है? हमको बोलना है आपका बेटा बहुत बढ़िया है, पढ़ेगा पढ़ेगा बेटा, करेगा करेगा बेटा, करेगा तू, करेगा तू, जीतेगा। समझ लो, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, मैं आपको दे चुका हूँ। एक्सप्लेनेशन की अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा मास्टर बैठा है आपके सामने, एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत है बताओ? इतना बढ़िया समझाता हूँ मैं। कमेंट में लिखना बढ़िया समझाते हो, हैशटैग बढ़िया समझाते हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, लेक्चर मेथड शैल बी सेलेक्टेड फॉर अ क्लास। लेक्चर मेथड को क्लास के लिए सेलेक्ट करना चाहिए इफ़, अगर टीचर इज़ अ गुड ओरेटर, टीचर बहुत बढ़िया बोलता है, तो क्या लेक्चर मेथड यूज़ करना चाहिए। ऑल स्टूडेंट आर अबव एवरेज, सारे स्टूडेंट जो है एवरेज से ऊपर है, यानी उनकी बुद्धि जो है वो सही सेम लेवल पे। अब ये लग सकता है
क्योंकि लेक्चर मेथड का एक पॉइंट ये भी है कि लेक्चर मेथड तब यूज़ किया जाता है जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो। मान लो 250 जने हैं, 250 जनों की क्लास में अगर मैं सबके क्वेश्चन लेता रह गया ना कि तू बता कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम, तो ऐसा नहीं होगा। लेक्चर मेथड समवॉट ऑटोक्रेटिक टीचिंग में आती है, जहाँ पे बंदा आता है, लेक्चर देता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया और चला जाता है। 250 बच्चों को एंटरटेन नहीं करता वो, और वो कई बार ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि बच्चे इतने एक टीचर पे 30 बच्चे होने चाहिए मैक्सिमम, और बच्चे कितने हो रहे हैं 250, तो कैसे काम चलेगा। टीचर्स की वैसे ही कमी है, अच्छे टीचर्स की अपने इंडिया में। अब देखिए, लेक्चर मेथड शैल बी सेलेक्टेड फॉर अ क्लास इफ, मेरे हिसाब से आंसर है, आप बताइएगा, पेन क्यों बंद हो गया, करिकुलर ऑब्जेक्टिव डिमांड्स हो। अगर आपका करिकुलम का ऑब्जेक्टिव उद्देश्य डिमांड करता है कि आप लेक्चर मेथड दो तो ही देना, अदरवाइज मत देना। ऑल स्टूडेंट आर अबव एवरेज, देखो इसकी बात कर रहे हैं, अब एक एक की बात कर। टीचर इज गुड ओरेटर, नहीं। ऑल स्टूडेंट आर अबव एवरेज, नहीं। स्टूडेंट रिक्वेस्ट द टीचर टू डू सो, नहीं। स्टूडेंट की क्यों सुनोगे। मेथड ऑफ टीचिंग अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो स्टूडेंट की सुनोगे आप, नहीं, वो तो अपन को खुद को सेलेक्ट करनी है। अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है सर मेरे को पेट में दर्द है, मेरा ये वाला ऑपरेशन कर दो, तो ऐसे थोड़ा ना करूँगा। ऑपरेशन कौन सा करना है तो मुझे पता है ना, डॉक्टर को पता है, तो आंसर जाएगा बी। बी का मतलब सी, बी का मतलब सी ओनली, सी ओनली, तो सी ओनली अपना आंसर चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर बी गया, बी मतलब सी ओनली। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट प्लेटफॉर्म, लिस्ट सेकंड डिस्क्रिप्शन। अब देखिए स्वयं किससे रिलेटेड है, मूक से। मूक का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, याद रहेगा क्या, जल्दी से। एच इंडेक्स क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स तो स्वयं से मैच कर दिया। एच इंडेक्स क्या होता है जल्दी बताओ। एच इंडेक्स स्कोपस रिसर्च से रिलेटेड है भैया, सही है ना, रिसर्च से रिलेटेड एच इंडेक्स स्कोपस में। ओपन एक्सेस क्या होता है जल्दी बताओ। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, OER क्या होते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं ये, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि विकीपीडिया पे फ्री में पढ़ते हो ना, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। मूडल क्या होता है, मूडल का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मूडल्स के अंदर काउंट होते हैं। मूडल का मतलब है इट इज रिकॉग्नाइज एज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्वयं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, OER ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। एच इंडेक्स जो है वो स्कोपस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड होता है। कभी इस पर जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है। कोर्स की डिटेल चाहिए आप लोग कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आप